गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से एक ऐसे टॉपिक यानी एक ऐसे विषय जिनमें कई सारे जो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, यानी उन स्थलाकृतियों के बारे में जो नदी के द्वारा बनाई जाती है। यह नदी जो है अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा कई प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनाई जाती है, उन स्थलाकृतियों के बारे में कि कौन सी स्थलाकृतियां कहाँ पे बनाई जाती है। जैसे अपन नदी को बांट देते हैं कि नदी जो तीन अवस्थाओं में होकर गुजरती है, जैसे प्रारंभिक अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वर्धा अवस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं में जो नदियां हैं जो कुछ न कुछ स्थलाकृतियां बनाती रहती है, उन स्थलाकृतियों के रूप से कौन सी किस भाग में, जैसे पर्वतीय भाग में बनाती है, मैदानी भाग में बनाती है, या जो अंतिम अवस्था होती है वर्धावस्था में कहाँ बनाती है, और वो किससे बनाती है, वो अपर्दन के द्वारा निक्षेपित है या निक्षेपण के द्वारा। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि जो भी स्थलाकृतियां हैं अगर आप उसको एक क्रम वाइज सीरीज से अगर अपन पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी कि ये यहाँ पर जो स्थलाकृति किस प्रकार से बनती है और यहाँ पर किस प्रकार से बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको इन स्थलाकृतियों के नाम के बारे में परिचय करवा देता हूं कि कौन कौन सी जो स्थलाकृतियां मुख्य रूप से, जैसे अपन नदी की जो निर्मित स्थलाकृति है इनको अपन मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। यानी एक जो पर्वत के ऊपरी भाग में बनी स्थलाकृति, एक मध्य भाग में जब नदी बहेगी तो नदी जहां जाएगी उसके मध्य भाग में, और एक नदी जब निचले स्तर में होगी, जब निम्न अवस्था में, जब अपन कहेंगे जो समुद्र के तट के आसपास होगी, उस समय जो स्थलाकृतियां बनती हैं। तो उनको मैंने क्रम से रखा है। जैसे नदी जब ऊपरी अवस्था में होती है, जब पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती है, तो देखो वी आकार की घाटी बनाएगी नदी, और गार्ज बनाएगी नदी, और कैनियन बनाएगी नदी, जलप्रपात बनाएगी नदी, और कुंड बनाएगी, जल कुंड बनाएगी, और अपन बात करते हैं स्त्रीपिकाएं बनाएगी, जल कुंड या स्त्रीपिकाएं। फिर अपन बात करते हैं जब नदी मध्य भाग में होगी तब नदी जलोढ़ पंख का निर्माण करेगी, नदी जलोढ़ शंकु का निर्माण करेगी, नदी विसर्प का निर्माण करेगी, और नदी गोखुर झील का निर्माण करेगी। चलो फिर अपन बात करते हैं प्राकृतिक तटबंध। जब नदी निचले स्तर में होती है, नदी अंतिम अवस्था में होती है वर्धावस्था में, तो प्राकृतिक तटबंध या बाढ़ के मैदान का निर्माण करेगी, या गुम्फित नदी के रूप में निर्माण करेगी, या अपन कहेंगे पेनी प्लेन, यानी जो डेविस के अनुसार जो मैदानी भाग था उसका निर्माण करती है अपर्दन के द्वारा, और डेल्टा के द्वारा। फिर लस्ट में जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो अपन सबसे पहले इनको एक चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां आपको बता रहा हूं कि वी आकार की घाटी गार्ज है और कैनियन है। तो इनमें जो कैसे बनती है, जैसे कोई नदी है, ये कोई नदी है, यहां से कोई पर्वतीय भाग से होकर गुजर रही, यहां इधर से इस प्रकार से कोई पर्वतीय भाग से होकर गुजर रही। जैसे यहां से नदी अब गुजरेगी, कोई भी नदी मान लेते हैं, ये नदी, इसको मैं हटा देता हूं। जैसे ये नदी, ये आपका हिमालय क्षेत्र हो गया, ये यहाँ से नदी आ रही है। अब जैसे यहाँ से नदी आ रही है तो सबसे पहले जो नदी प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी क्षेत्र में होती है, पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र में, तो वहाँ पर नदी का वेग अधिक होता है। नदी एक धारा के रूप में चलती है, संकड़ी धारा के रूप में, और नदी जब युवा अवस्था में होती है तो उसका जो वेग है वो अधिक होता है और पानी की मात्रा भी अधिक होती है। जैसे ये जब नदी यहाँ से उतरेगी तो आपको पता है यहाँ पर जो नदी मान लो इस प्रकार से यहाँ पर कोई गार्ज का निर्माण कर देगी, इस प्रकार से वी आकार में, इस प्रकार से। यानी नदी जब पर्वत को तोड़कर इस प्रकार की एक घाटी बना देगी, इस प्रकार की एक घाटी बना दी। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, ये इस प्रकार से एक छोटी घाटी हो गई, जैसे ये छोटी घाटी हो गई, ये इस प्रकार से। फिर इसका ये बड़ा रूप हो गया, फिर इसका ये रूप हो जाएगा जब नदी इस प्रकार से हो जाएगी, नदी इस प्रकार से। जिससे अपन बात करेंगे नदी का जो रूप है वो इस प्रकार से हो जाएगा, परिवर्तित होकर इस प्रकार से। तो देखो जब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये मैं 3 नंबर सीरीज से बता देता हूँ। यानी वी आकार, जब नदी प्रारंभिक अवस्था में, जब नदी अगर किसी भी भाग को इस प्रकार से तोड़ देती है कि उसमें एक प्रकार से घाटी की जो संरचना बन जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी। क्या कहते हैं, वी आकार की। ये आपको वी अक्षर के समान दिख रहा है, इस प्रकार की वी आकार की घाटी, पहला नंबर। ये जो अब अपर्दन हुआ है, यहां से क्या हुआ, इस पर्वत श्रृंखला को क्या नदी ने इस प्रकार से तोड़ा है,
क्या किया, अपर्दन किया है। तो ये मेरा ए लिखने का मतलब है ये सभी जो अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति हैं, जहां मैंने एन लिखा है, जैसे यहां पर यहां पर यहां पर, ये सारी जो एन लिखा हुआ वो आपके निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति हैं। तो देखो ये जो पहली आकार की, जैसे इस प्रकार से नदी अगर अपर्दन करेगी और आकार में शेप में वी आकार दिखेगा तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं वी आकार की घाटी। क्या कहते हैं, वी घाटी, वी आकार की घाटी पहली स्थलक। जब ये नदी का जब ये थोड़ा विस्तृत रूप होकर ये वी आकार जब बड़ा रूप हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये बड़ा रूप हो जाएगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इस बड़े रूप को अपन क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ज। यानी नदी जब पर्वतीय भागों में इस प्रकार की स्थलाकृति बनाएगी वी आकार के बड़े रूप को, उसको अपन कहते हैं गार्ज। क्या कहते हैं, गार्ज। फिर अपन बात करेंगे जब नदी और ज्यादा गहराई प्राप्त करेगी और संकरी रूप में घाटी का निर्माण कर देगी। जैसे ये देखो, ये संकरी रूप में घाटी का निर्माण, देखो इसकी चौड़ाई बिल्कुल नीचे बिल्कुल कम है, यहां मैं लिख देता हूं एकदम संकरी घाटी। जब संकरी घाटी का निर्माण करेगी तो उसे अपन क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। और इस प्रकार का जो उदाहरण है कैनियन, आपके यूएसए में एक नदी है कोलोराडो नदी। जो कोलोराडो नदी है वो विश्व का सबसे अच्छा कैनियन का उदाहरण है, कोलोराडो नदी यूएसए में। तो देखो पहली तीन आपकी जो चित्र है जो आपके जो अपर्दन से निर्मित है, जैसे वी आकार की घाटी हो गई, फिर मैंने आपको गार्ज बता दिया इससे थोड़ा गहरा, और जो सबसे अधिक गहरा होगा और संकरी रूप में घाटी होगी उसको अपन कहते हैं कैनियन की घाटी। और ये तीनों स्थलाकृतियां आपकी अपर्दन से निर्मित है। किससे निर्मित है, स्थलाकृतियां अपर्दन से निर्मित है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये तीनों स्थलाकृतियां समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे वाली स्थलाकृति बताता हूं। जैसे यहां पर आपका जैसे ये नदी है, कोई यहां पर मान लो इस प्रकार से पर्वतीय भाग आ गए, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो जब नदी यहां से इस पर्वतीय भाग से यहां से गिरेगी, यहां इस भाग में, तो जहां पर ये गिर रही है लगभग समकोण जैसी या लंबवत जैसी स्थलाकृति के रूप में, तो ये जो इस समय जब यहां से नदी ने अपर्दन करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, और नदी देखो पर्वत पहला किस प्रकार था, इस प्रकार था। मान लो पर्वत में ये बता देता हूं, यहाँ पे ये पर्वत था। अब धीरे धीरे यहाँ का जो अपर्दन है वो धीरे धीरे यहाँ से अपर्दित हो गया। जो मुलायम चट्टानें थी वो अपर्दित हो गई, जो हार्ड चट्टानें। अब जो नदी है इस प्रकार पर्वत से इस प्रकार होते हुए यहाँ से आ रही है, यहाँ से, ठीक है। ये वाला नदी का इस प्रकार से ये पर्वतीय भाग है, नीचे वाला भाग ये इस प्रकार से। तो ये जो नदी जब ये इस प्रकार से लंबवत रूप में जब यहाँ पर जब पानी गिराएगी, इसको अपन क्या कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जल प्रपात। यानी ऊपर से कोई भी झरने जैसा पानी गिर रहा है, आपको ये दिख रहा है ऊपर से झरने जैसा पानी गिर रहा है, इसको क्या कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। और ये भी किसके कारण हुआ, यहाँ से जो पर्वत था उसका अपर्दन हो गया, यानी जो नदी घाटी थी उसका अपर्दन हो गया। तो ये भी आपके अपर्दन से निर्मित स्थला करती है। किससे निर्मित, अपर्दन से निर्मित। फिर अपन बात करते हैं जब नदी का जो पानी है, जल प्रपात का पानी है, जैसे यहाँ पर गिर रहा है यहाँ पर, तो ये जब ये इस पर्वतीय भाग को जब जितना ज़्यादा पानी गिरेगा धीरे धीरे ये क्या होगा, यहाँ से जब पानी ऊपर से गिरेंगे तो नीचे एक गड्ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक गड्ढा हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं ये एक गर्त का रूप निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा, गर्त के रूप में नीचे। तो जब ये गड्ढा गर्त के रूप में निर्माण कर लेगा, इसी को अपन क्या कहते हैं, कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंड कहते हैं। जब ये पानी जब बार बार नीचे गिरेगा और कई समय तक ये नीचे गिरेगा तो एक नीचे कुंड सा बन जाएगा, यानी जो तालाब सा बन जाएगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, जल कुंड या अवनमन कुंड कहते हैं। ये भी एक अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। किससे निर्मित है, अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। फिर अपन बात करते हैं स्त्रीपिकाएं। स्त्रीपिकाएं क्या होती है, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे ये कोई पर्वत है, ये कोई इस प्रकार से पहाड़ी इलाका, ये आपका कोई पहाड़ी इलाका, ठीक है। अब जैसे कोई भी नदी यहाँ से निकल रही है, मान लो नदी यहाँ से आई, नदी आई, यहाँ जो कठोर भाग था उसको हटा दिया नदी ने, फिर नदी आई, फिर यहाँ से पानी ऊपर आया, फिर यहाँ पर जो मुलायम भाग उसको हटा दिया, फिर नदी यहाँ पर आई, यहाँ पर इसी को इसको हटा दिया। यानी ये एक तरंग के रूप में इस प्रकार से नदी बन रही है। यानी यहाँ से जो भाग हट गया है, यहाँ से भी जो भाग हट गया है, और यहाँ से भी जो भाग हट गया है, इसको अपन क्या कहते हैं, स्त्रीपिकाएं कहते हैं। ये इस प्रकार से चित्र बन जाएगा आपका,
जैसे अपन कहते हैं ना सीढ़ी नुमा, उस प्रकार से ये श्रीपिकाएं होती हैं। जो यहाँ पर कठोर चट्टान, यहाँ पर मुलायम थी, इसको हटा दिया, यहाँ पर कठोर चट्टान, फिर मुलायम चट्टान को हटा दिया, फिर कठोर चट्टान, फिर मुलायम चट्टान, यानी इस प्रकार से जो लहर नुमा जो आकृति बन जाती है, इस प्रकार को अपन कहते हैं श्रीपिकाएं। ये भी क्या हुई, आपके अपरदन से निर्मित स्थलाकृति हुई। फिर अपन बात करते हैं ये जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु क्या होते हैं। जैसे अब देखो, ये कोई आपके पहाड़ी इलाका, ये क्या हो गया आपके पहाड़ी इलाका। अब जब नदी यहां से गुजर रही थी, तब नदी यहां से तो ये ऊपरी भाग की स्थलाकृति बना रही थी, ठीक है। अब नदी आ गई यहां पर, अब नदी आ गई यहां से नदी आ गई मध्य भाग में। नदी कहाँ आ गई, मध्य भाग में। तो जब नदी मध्य भाग में आती है तो ये क्या करती है, जो जलोढ़ होते हैं इनको क्या कर देती है, यहाँ पर शंकु के रूप में यहाँ पर क्या कर देती है, इस प्रकार से ये जमा कर देती है। क्या कर देती है, जब नदी पर्वतीय भाग से नीचे होकर अपने जलोढ़ शंकुओं को तराई क्षेत्र में, जैसे नदी पर्वतों से जो निचला भाग होता है गिरिपदीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र, वहां पर जब जलोढ़ को अधिक मात्रा में जब जमा हो जाएंगे तो उसको अपन क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। जैसे अपन मान लो तराई से पहले आ गया, मान लो बाबर आ गया, जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया बाबर क्षेत्र। यहाँ पर जो बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं ना, बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं। ये कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ जमा यहाँ पे क्या हो गए, आकर जमा हो गए, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबर, या इसको अपन कहते हैं जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु कहते हैं। समझ में आ गई बात। ये किससे हुआ, यहाँ पर आकर निक्षेपण से, मैं एन लिख देता हूँ। तो ये जब नदी जब पर्वतीय भाग से जब नीचे उतर रही है तो तराई या पर्वतपदीय क्षेत्र में जब बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होती है, और जब नदी यहाँ से गुजर जाएगी तो यहाँ नदी का जो पानी है ना, वो बड़े बड़े कंकरों के पत्थरों के बीच में क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। नदी यहाँ दिखती नहीं है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में चली जाती है। पानी जो नीचे अपन दूर से देखेंगे, बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, नदी उन पत्थरों के मध्य से होकर गुजरती है। जब ये बाबर, जब ये अब बड़े बड़े पत्थरों के बाद में जब छोटे छोटे कण तो आगे चले जाएंगे, तो छोटे छोटे कण क्या करेंगे, इस प्रकार से फैल जाएंगे, और इस प्रकार से जब ये पंख की तरह अधिक मोटे रूप में फैल जाएंगे, इसी को अपन क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। ये भी निक्षेपण का उदाहरण है। पहले जलोढ़ शंकु हो गया, फिर जलोढ़ पंख हो गया। क्या हो गया, जलोढ़ पंख। यहाँ मैं लिख देता हूँ शंकु, ये हो गया जलोढ़ शंकु हो गया। जब नदी अब थोड़े मैदान में फैल रही है तो जो छोटे छोटे कण थे वो पानी के साथ में मैदान में क्या हो, धीरे धीरे बिछना शुरू हो गए, और ये इस प्रकार से बिछ जाएंगे। यानी पंख, अपन कहते हैं ना, कोई भी जैसे मोर पंख फैलाता तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है मोर की, तो इसी प्रकार नदी अपने पंख फैला दिया, इसकी चौड़ाई बढ़ गई। ये जो ये पंख वाला क्षेत्र है, इसको अपन क्या कहते हैं, दलदली क्षेत्र भी कहते हैं। दलदली, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, बाबर के बाद का तराई क्षेत्र होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, मच्छर पेटी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये कई सारे सवालों के जवाब है आपके। ये हो गई दो स्थलाकृतियाँ, यहाँ से जलोढ़ शंकु, फिर यहाँ पे दलदली भाग में ये आ गया आपके जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख हो गया ये। अब जब नदी आगे जा रही है, तब जैसे नदी यहाँ से कोई गुजर रही है, ये नदी मान लो, ये नदी जब इस प्रकार से होकर गुजरना शुरू हो जाएगी, इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा, ढाल के अनुसार शुरू हो जाएगी, तो इसे अपन क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी विसर्प। जब नदी ऐसे सांप की तरह चलना शुरू हो जाए तो इसे अपन क्या कहते हैं, मिनाइंडर या विसर्प कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नदी मिनाइंडर या विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी विसर्प। तो ये जब नदी इस प्रकार से चलती है तो इसको अपन क्या कहते हैं, नदी विसर्प कहते हैं। जब ये वाला भाग, अब जब नदी जैसे मान लो ये नदी, यहाँ से मैं इसको वापस यहाँ बना देता हूँ। जब नदी इस प्रकार से जा रही है और वर्षा ऋतु का समय है, किसका, वर्षा ऋतु का समय है, तो ये जो नदी इस प्रकार से जा रही थी, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो नदी इस प्रकार से इधर से पानी होके जा रहा था, अब वर्षा ऋतु में क्या हुआ, पानी की मात्रा हो गई, बढ़ गई, तो नदी अपने मार्ग को छोड़कर इस प्रकार से यहाँ सीधे मार्ग का अनुसरण करने लग गई। नदी क्या हो गई, सीधे मार्ग का अनुसरण करने लग गई,
और जब सीधे मार्ग का अनुसरण करने लग गई तो यहां पर जो पानी है यहां पर जमा होने लग गया। क्या होने लग गया? जब तेज बहाव हो गया तो नदी सीधा मार्ग गमन करने लग गई। तो यहां पर जो ये स्थलाकृति बनी इसको अपन कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? यानी नदी अपन कहते हैं ये जो स्थलाकृति होती है ये गाय के खुर के समान हो गई। इस प्रकार से क्या हो गई? गाय के खुर के समान जो स्थलाकृति बन जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। ये हो गई आपकी अगली स्थलाकृति। जो ये गोखुर झील है ये आपको ध्यान रखना, ये भी आपके अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति होगी। यहाँ से नदी ने यहाँ से कटाव कर दिया, यहाँ से अपर्दन कर दिया और सीधा चलना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर ये गोखुर झील बन गई। अब नदी क्या कर रही है? गोखुर झील के आगे नदी क्या कर रही है? यहाँ पर नदी इस प्रकार से धीरे धीरे जा रही थी। तो नदी के जल जैसे ही बाढ़ आई तो जो नदी के यहाँ के जो तट के जो कण थे वो यहाँ आके जमा होने लगे थोड़ा से दूर। ये जो नदी के कट के जो कंकड़ पत्थर थे वो यहाँ पे आके क्या होने लगे? जमा होने लगे। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? जब नदी जल विस्तार रूप कर लेगी तो यहाँ पर जो नदी के कंकड़ पत्थर थे वो थोड़ा साइडों के किनारों में जमा होने लगे। इसी को अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अब ये जमा हो गए तो ये किससे निर्मित स्थलाकृति है? ये इससे निर्मित स्थलाकृति है, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। किससे निर्मित? निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है प्राकृतिक तटबंध। जब ये नदी इस प्रकार से एक मैदान का निर्माण कर देती है, कई सारे ये प्राकृतिक तटबंध है यहाँ पर इस प्रकार से जमा हो गए, मान लो ये एक मैदान का निर्माण हो गया जिससे अपन क्या कहते हैं? पेनी प्लेन कहते हैं। जब जब ये नदी जा रही थी तो अपने जो मैदान में जितने कंकड़ पत्थर थे ना उसको हटा दिया और एक समतल मैदान का क्या कर दिया? इसमें निर्माण कर दिया यहाँ से ये नदी ने। तो इसको अपन क्या कहते हैं? पेनी प्लेन। और ये किससे हुआ? अपर्दन के कारण हुआ। जब नदी के बीच के क्षेत्र में कुछ ऐसे अवशेष के रूप में रह जाते हैं, जो हार्ड चट्टानें होती हैं वो अवशेष के रूप में रह जाती हैं और इस प्रकार से, तो इसी अवशेष को अपन क्या कहते हैं? गुम्फित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुम्फित नदी। यानी जो नदी है अब पता नहीं किधर से चल रही है, बहुत सारी शाखाएं आ गई है इस प्रकार से। तो यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, इधर से इधर से इधर से, ये आपको पता ही नहीं चल रहा। तो मैदान के जो बाद की जो अवस्था होती है उसमें अवशेष के रूप में होती है, जो कठोर चट्टानें बच जाती है उनको अपन क्या कहते हैं? गुम्फित नदी, जो छोटी छोटी धाराओं में के रूप में चलने लग जाती है। तो ये हो गई आपकी गुम्फित नदी और पेनी प्लेन। तो ये जो गुम्फित नदी है उसके बाद में जब ये समुद्र के तट पर जाएगी तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर जो निक्षेप हो जाएगा इसको अपन क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये निक्षेप का उदाहरण है। नदी देखो यहाँ से चलना शुरू हुई, धीरे धीरे यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो ये इस प्रकार से जो नदी के जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसको अपन क्या कहते हैं? डेल्टा। जैसे मैं आपको वापस बता देता हूँ, जब नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में उतरेगी तो जो बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं वो जलोढ़ शंकु का निर्माण करते हैं जमा होने से, तो निक्षेपण की स्थलाकृति। जब वो नदी मैदानी भाग में प्रवेश करके थोड़ी फैल जाती है, यानी पंख फैला देते हैं, तो ये जो चौड़ा भाग हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। ये भी निक्षेपण का उदाहरण है। और ये एक दलदली क्षेत्र है जिसको अपन तराई भी कह सकते हैं, इसको बाबर, इसको तराई। फिर जब नदी आगे जाएगी, जब सांप की तरह मैदानी भागों में चलना शुरू कर देती है तो उसे अपन नदी विसर्प या मिनाइंडर कहते हैं। ये इस प्रकार से नदी चलना शुरू हो गई। जब ये नदी इस प्रकार से चल रही है, वर्षा ऋतु में पानी ज़्यादा आ गया तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट नदी अपना रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते में होकर चलने शुरू हो जाएगी और यहाँ पर एक गोखुर झील का निर्माण कर देगा जो गाय के पैर के समान होती है, इसलिए इसको गोखुर झील कहा गया। जब ये नदी आगे जाएगी तो क्या होगा? जो तटबंध थे, जो प्राकृतिक जो कण थे वो धीरे धीरे तटों के पास में जमने लग जाएंगे। नदी के जो तट होते हैं ना उसके पास में जमा हो जाएंगे, उनको अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ये निक्षेपण से स्थला करते हैं। फिर जब नदी आगे जाएगी तो धीरे धीरे मैदान के रूप में वो जो अपर्दित करती है सतह को, तो वहां जो एक समतल मैदान बन जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? पेनी प्लेन कहते हैं। और पेनी प्लेन के बाद में जब नदी उस मैदान में कुछ अवशेष के रूप में बच जाते हैं, यह नदी अनेक धाराओं के रूप में गुंथी जाती है, यानी कई छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगती है, पता ही नहीं चलता मुख्य नदी कौन सी है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? गुम्फित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुम्फित नदी। और जब नदी आगे जाती है और जब वर्धावस्था में, तो उस समय क्या होता है? छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो समुद्र के तट के किनारे जाकर धीरे धीरे वहां पर क्या कर देते हैं? निक्षेपित हो जाते हैं और उनसे एक त्रिभुजा रूप में आकृति बना देते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं।
तो आज हमने मुख्य रूप से जो नदी से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों में मैंने आपको बताया अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन को मैंने यहाँ पर ए से दर्शाया है और निक्षेपण को मैंने यहाँ पर एन से दर्शाया है। और सबसे मुख्य बात है, इनको 3 भागों में अलग अलग रूप से आपको याद रखना पड़ेगा कि मध्य भाग में कौन सी अपर्दन से स्थलाकृति है और मध्य भाग में कौन सी निक्षेपण से स्थलाकृति है और वर्धावस्था में कौन सी है और ऊपरी भाग में कौन सी है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। थैंक यू।